हेलो। तो इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स गैसेस स्टेट कि हम डाल्टन्स लॉ के बारे में बात करेंगे। लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, इसके पहले दो वीडियो में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। बार्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, गलुसक्स लॉ, आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन, उसके बाद आइडियल गैस, और एक टॉपिक और हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? इसमें हम लोग बातचीत करेंगे लोग डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का। क्लियर? तो सपोज दैट कि यह एक कंटेनर है, एक कंटेनर है। क्लियर? इस कंटेनर में दो गैसेस है, एक नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है। क्लियर? और जो गैस है, ये गैस का जो वॉल्यूम है वो तो कंटेनर का ही वॉल्यूम होगा। क्लियर? लेकिन गैस के मोल्स जो है वो डिफरेंट है। इसके हम मोल्स मान लें कि इसका जो हाइड्रोजन का मोल्स है, इसका मोल्स हम मान लेते हैं कि N1, इसका मोल्स N2 मान लेते हैं। हाइड्रोजन का मोल्स N1 और नाइट्रोजन का N2 मान लेते हैं। क्लियर? अब एक ही कंटेनर में गैस है, तो इस गैस का टेम्परेचर आपस में सेम होगा क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे गैस है। और दूसरा चीज, इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा क्योंकि इस कंटेनर में है। क्लियर? तो लेट टू गैसेस आर present in a container moles of gases are N1 and N2 respectively. Clear? Volume of gas will be same as volume of container. And temperature of both gases will be same. दोनों गैस का जो टेम्परेचर होगा वो आपस में सेम होगा। क्लियर? लेकिन दोनों गैस का जो प्रेशर होगा, जो यह प्रेशर कंटेनर पे लगाएगा, कंटेनर के वॉल पे लगाएगा, जो भी इसका प्रेशर होगा इस गैस का, वो जो प्रेशर होगा वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि दोनों गैस का मोल्स जो है वो अलग अलग है। क्लियर? लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर of both gases will be different. क्लियर? तो पार्शियल प्रेशर जो दोनों गैस का होगा वह डिफरेंट होगा, और कितना होगा इस बात को हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? तो अगर हम लिखें कि लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस इक्वल टू P1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P1। और पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस, इसको हम P2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P2 मान लेते हैं। क्लियर? तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन
PV इक्वल टू nRT। क्लियर। तो फर्स्ट जो गैस है पार्शियल प्रेशर है इसका P1 भी इक्वल टू N1RT लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट गैस। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो सबका सेम है, R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कांस्टेंट है, और टेम्परेचर दोनों गैस का सेम है। अब P2 इक्वल टू लिख सकते हैं P2 भी इक्वल टू N2RT फॉर सेकेंड गैस। क्लियर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि P1 इक्वल टू N1RT बाई V, और इसके लिए लिख सकते हैं ना P2 इक्वल टू N2RT बाई V। क्लियर। अब हम बात करें कि इस कंटेनर में जो लगने वाला टोटल प्रेशर होगा वो ये जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर है इसके सम के इक्वल होगा, यानी कि टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो होगा वह पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं। तो P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू P टोटल इक्वल टू, अब P1 के बदले में क्या लिख लें N1RT बाई V। क्लियर। कि N1RT बाई V प्लस, अब P2 के बदले में क्या लिखे N2RT बाई V। क्लियर। N2RT बाई V। क्लियर। अब हमारा आ गया कि P टोटल इक्वल टू, हम N1 प्लस RT में भी कॉमन ले लेते हैं, N1 प्लस N2 और RT बाई V हमारा कॉमन हो गया। क्लियर। यह जो वैल्यू आया किसके लिए आया? P टोटल के लिए आया। क्लियर। अब हम क्या करें कि P टोटल से P1 को डिवाइड करें, कि P1 इज डिवाइडेड बाई P टोटल। P1 को अगर हम P टोटल से डिवाइड करें तो P टोटल इज P1 इज डिवाइडेड बाई P टोटल। अगर P1 को अगर हम P टोटल से डिवाइड करें तो P1 बाई P टोटल, इसको तो लिख सकते हैं। P1 के लिए हम क्या लिखेंगे कि N1 RT बाई V, और P टोटल के लिए क्या लिखेंगे N1 प्लस N2 RT बाई V। RT बाई V कट गया, तो P1 बाई P टोटल विल बी इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2। क्लियर। N1 बाई N1 प्लस N2, यानी कि N1 क्या है? मोल ऑफ वन कंपोनेंट्स, मोल ऑफ वन गैस, या वन कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, वन कंपोनेंट लिखते हैं। और ये क्या है? मोल ऑफ, दो ही गैस है तो होगा ना मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट।
तो मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाय मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स विल बी इक्वल टू, ये जो होगा विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट गैस के लिए हम बात करते हैं, इसको x1 लिख सकते हैं। क्लियर? यानी कि हम लिख सकते हैं ना कि P1 बाई P टोटल इक्वल टू x1। x1 किसके लिए लिखे है? x1 इक्वल टू n1 बाई n1 प्लस n2। इतना के लिए हमने x1 लिख लिया। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? उसी टाइप से या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि P1 इक्वल टू x1 P टोटल। क्लियर? सिमिलरली P2 इक्वल टू लिख सकते हैं P2 इक्वल टू x2 इंटू P टोटल। क्लियर? अब यहां से जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वह क्या आ रहा है? तो यह आ रहा है कि किसी भी गैस के एक कंपोनेंट्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है और उसके टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर? टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर? आई फील ये बात समझ में आई होगी कि लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस is equal to product of total pressure and mole fraction of gas and mole fraction of gas। क्लियर? तो ये तो चीज क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज पे और आपको ध्यान देना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि कंटेनर जो है उस कंटेनर में वाटर वेपर आ जाते हैं। जैसे कि एक कंटेनर है, सपोज है कंटेनर है, कंटेनर में गैस है। क्लियर? कंटेनर में क्या है? गैस है। क्लियर? तो गैस का जो प्रेशर होगा सो होगा। और इसमें कुछ वाटर वेपर आ गए। क्या है? वाटर वेपर आ गए इसमें। अब वाटर वेपर के आ जाने के कारण इस कंटेनर में जो गैस का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? क्योंकि वाटर वेपर भी अपना प्रेशर बढ़ाएगा। ऐसे कंडीशन में जो इंटरनल जो प्रेशर है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट गैस के कारण जो प्रेशर है वो तो नहीं बढ़ा। तो जो प्रेशर जो बढ़ा उसमें वाटर वेपर का भी रोल होगा। क्लियर? तो गैस का एग्जैक्ट जो प्रेशर है उसको निकालने के लिए इस टोटल वेपर प्रेशर से जो वाटर का वेपर प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देना होगा, उसको सबट्रैक्ट कर देना होगा, घटा देना होगा। क्लियर? यानी कि कहता है कि एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ गैस अगर हमको निकालना है, एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ गैस अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना होगा कि टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर यानी कि एक्वस टेंशन। इस मतलब कि एक्वस टेंशन को हमको घटाना पड़ेगा। यानी कि जो वेपर का जो प्रेशर है उस वेपर को के प्रेशर को हमको
इक्वस टेंशन, यानी कि जो वेपर प्रेशर है उसको हमको सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो गैस का एग्जैक्ट प्रेशर हमको पता चलेगा। क्लियर? तो इस पे ध्यान देना होगा क्वेश्चन बनाते समय, न्यूमेरिकल करते समय, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। क्लियर? तो आई फील ये टॉपिक समझ में आया हो। इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? क्या स्टार्ट करें नेक्स्ट? इसके बाद एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम, GRAHMS, हाँ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो कहता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या करता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक टर्म है डिफ्यूजन, तो कह सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन, और एक टर्म आएगा इसमें इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि डिफ्यूजन कहीं पर भी अगर प्रोसेस, अगर मिक्सिंग ऑफ गैस इनटू गैस हो रहा है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इफ्यूजन वर्ड जो यूज होता है, तो ये इफ्यूजन इज आल्सो ए डिफ्यूजन। इफ्यूजन जो है वो भी एक डिफ्यूजन ही है, लेकिन इफ्यूजन जो यूज होता है वो पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए यूज होता है कि अगर कहीं कोई बहुत छोटे पोर्स से अगर गैस पास करे तो उस खास जो प्रोसेस होता है उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि कोई बैलून हुआ, बैलून से में बहुत छोटा छिद्र हो, पोर्स हो, वहां से एयर पास करे उसको इफ्यूजन कहेंगे। जैसे कि फुटबॉल है, फुटबॉल अगर पंचर हो जाए, वहां से हवा बाहर निकल जाए, उसको इफ्यूजन कहेंगे। उसके बाद जो परफ्यूम है, जब स्प्रे करते हैं परफ्यूम को तो वहां से जो निकलता है उसको हम इफ्यूजन कहते हैं, लेकिन सबको हम डिफ्यूजन में कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ग्राहम साहब ने बतलाया कि सपोर्टेड यह कोई एक कंटेनर है। क्लियर? यहाँ पे हमने एक पोर लिया, यहाँ पे हमने एक पोर लिया। क्लियर? ये पोर जो है वह सेम कंडीशन का है। क्लियर? पोर जो है बोथ आर द आइडेंटिकल, दोनों आपस में मिलकर सेम है। और यहां से हम एक गैस पास कराएं और यहां से गैस पास कराएं। सपोज है कि यहां से हम हाइड्रोजन पास कराएं, यहाँ पे हम क्लोरीन पास कराएं, और ये जो है वह 1 मीटर लंबा है। कितना है? 1 मीटर लंबाई ट्यूब है, कंटेनर है, ट्यूब है। और दोनों गैस को एक ही टाइम में इधर से इक्वल प्रेशर पे, यहाँ से प्रेशर दे, यहाँ से प्रेशर दे, यहाँ पे टेम्परेचर दे, यहाँ पे टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर यहाँ का भी टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ का भी दोनों आपस में सेम है। तो कहता है कि सेम कंसीडर में अगर दोनों गैस को अगर हम पास कराएं तो क्या है, गैस बीचों बीच मिलेगा क्या? 50 सेंटीमीटर का सपोर्ट रेट यहाँ पे आ रहा है, तो हम देखेंगे कि जो गैस जो है अगर HCl बन रहा है तो HCl जब भी बनेगा, HCl जब भी बनेगा तो Cl के साइड में बनेगा। अगर 50 सेंटीमीटर यहाँ पे है तो जब भी बनेगा तो Cl के साइड में ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन गैस है इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और जो हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो दोनों आपस में सेम नहीं है, आपस में सेम नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन को जो पासिंग रेट है, यानी कि डिफ्यूज होने का जो रेट है वो ज्यादा है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द क्लोरीन, इसलिए हाइड्रोजन को ज्यादा दूरी तय कर लिया, क्लोरीन कम दूरी तय किया। क्लियर? तो हाइड्रोजन क्यों ज्यादा है?
क्योंकि हाइड्रोजन हल्का गैस है, इसका मास जो है वह कम है, इसका मास जो है वह ज्यादा है। तो मास इसका ज्यादा है तो डेंसिटी भी इसका ज्यादा होगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो वैसे गैस जिसका डेंसिटी अधिक होता है उनका डिफ्यूजन कम होता है, और जो गैस का डेंसिटी कम होता है उसका डिफ्यूजन अधिक होता है। क्लियर। तो इसी बात को, इसको तो हम ऐसे अपने लाइफ में के भी एग्जांपल में, या फिर अपने डेली वेज या डेली वेज गलत बोल दिए, डेली लाइफ के एग्जांपल में हम इसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी को मैथमेटिकल समझाया ग्राम साहब ने। क्लियर। तो ग्राम साहब ने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज inversely proportional to the square root of density of the gas। कहते हैं कि किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन होने का जो रेट है वह उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर। यानी कि हम लिख सकते हैं कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√D। 1/√D। R क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, और D क्या है, द डेंसिटी ऑफ गैस। क्लियर। D इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इसको अगर हम डिफरेंट गैस के लिए लागू करें तो हम कर सकते हैं कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D1 का अंडर रूट, या R2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D2 का अंडर रूट। दो गैस है, कंपेयर करें। क्लियर। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें डिफ्यूजन के लिए, क्लियर, तो हम लिखेंगे ना कि R1/R2, इसको ऐसे लिखें, R1/R2 इक्वल टू 1/D1/1/D2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि रेशियो अगर हम ले रहे हैं तो दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, कि √D2/√D1। क्लियर। इस टाइप से आएगा। और डेंसिटी के लिए हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलर मास बाय 2। क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, मोलर मास के लिए कैपिटल M अगर हम लिख रहे हैं, मोलर मास के लिए कैपिटल M अगर हम लिख रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू M2/2 बाई M1/2, और 2 से 2 काटे तो लिख सकते हैं कि R1/R2 इक्वल टू √M2 √M। क्लियर। तो फिर ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन जो है, यह तो हमने लिखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब वहां से हम इसका रिलेशन निकालते हैं, इसको याद रखा जाएगा। इसको यहां पर लिख देते हैं कि R1/R2 इक्वल टू √M2/√M। क्लियर। इसको मिटाते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। एक टर्म है रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसको करते हैं
फिर उसको समझते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम समझें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि प्रति सेकेंड कितना वॉल्यूम पास किया, दैट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि पर सेकेंड में जितना वॉल्यूम पास कर जाए दैट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि हम कह सकते हैं कि पासिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस per second is known as rate of diffusion। इसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे कि एक सेकेंड में कितना गैस पास कर रहा है, दैट विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि R इक्वल टू V बाई टी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V बाई टी, यानी कि R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं कि R1 इक्वल टू V1 बाई T1 और R2 इक्वल टू V2 बाई T2, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख दें, अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, R1 के बदला में लिख सकते हैं ना कि V1 बाई T1 बाई R2 के बदला में V2 बाई T2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, इस टाइप से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब हम क्या करें, कि किसी एक चीज को कांस्टेंट करते हैं। सपोज कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो हम टाइम का हम रेशियो निकालते हैं, या फिर हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। क्लियर। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें, कहते हैं कि इफ V1 इक्वल टू V2, V1 अगर V2 के इक्वल होगा तो V1 V2 आपस में कटेगा, तब कि क्या आ जाएगा कि T2 बाई T1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई अंडर रूट M1 आ जाएगा, क्योंकि ये T क्या होगा, ऊपर चला गया। क्लियर, ये ऊपर चला गया। उसी टाइप से अगर इफ T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, टाइम अगर सेम है, टाइम अगर सेम है तो यह टाइम कटेगा, तो क्या होगा कि V1 बाई V2 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई अंडर रूट M1। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन चाहे तो आप V1 के रेस्पेक्ट में आए या V2 के रेस्पेक्ट में आए या T1 के रेस्पेक्ट में आए या T2 के रेस्पेक्ट में, किसी भी रेस्पेक्ट में आए, आराम से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था। इसके बाद हम टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे जगह है, कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम निकालें। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, स्मॉल टी टाइम के लिए लिखा जाता है। स्मॉल टी हमेशा याद रखिए, टाइम को और टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल टी लिखेंगे, एक चीज को ध्यान रखा जाएगा। अब टी टेम्परेचर टी टाइम को इधर उधर मत कर दीजिएगा। स्मॉल टी हमेशा टाइम के लिए लिखा जाएगा और कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि प्रेशर के टर्म में हम रेट ऑफ डिफ्यूजन पे
बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं घटाएं तो क्या अंतर पड़ता है, या क्या अंतर पड़ेगा। क्लियर। तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि प्रेशर अगर बढ़ाया जाए, प्रेशर अगर बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। कहता है कि ऑन राइजिंग प्रेशर, और राइजिंग प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी राइज्ड। क्लियर। यानी कि आर प्रोपोर्शनल पी, तो आप पहले से देखे रहे, इस टाइप से लिखेंगे, क्योंकि प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर। तो उसी टाइप से अगर हम दो गैसेस के लिए बात करें कि R1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, P1/M1 अंडर रूट, इसको फॉर गैस फर्स्ट जो लिखे थे, या R2 इक्वल टू R2 प्रोपोर्शनल P2 और गैस सेकेंड। क्लियर। अब दोनों को एक दूसरे की इक्वेशन से इक्वेट किया जाए तो इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा कि R1/R2 इक्वल टू P1/P2 प्रोपोर्शनल M2/M। ये किसके टर्म में आ गया, तो प्रेशर के टर्म में आ गया। क्लियर। इसी प्रकार से इन टर्म ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करें, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। तो इन टर्म ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करें तो ये भी हम देखते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। टेम्परेचर भी बढ़ाया जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो उसके टर्म में आता है कि R1/R2 इक्वल टू T1M2/T2M1 इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। ये आपको इक्वेशन लगाते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यूजेज ऑफ ग्राम्स लॉ, कि ग्राम्स लॉ का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ होता है। यूजेज ऑफ ग्राम्स लॉ। तो अगर हम ग्राम्स लॉ का यूज की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट यूज होता है इसका कि देखा जाए यूज जो है इसको समझा जाए तो ग्राम्स लॉ को हम यही समझें कि अगर गैस है और गैस का डेंसिटी अलग अलग है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग होगा। तो जो भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लियर, आइसोटोप्स के तो मास अलग अलग होंगे तो डेंसिटी भी उसका डिफर करेगा, और डेंसिटी जब डिफर करेगा तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वह डिफर करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि बाय द बेसिस ऑफ द ग्राम्स लॉ वी कैन सेपरेट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट लिख सकते हैं कि वी कैन
सेपरेट आइसोटोप्स। क्लियर। तो ग्राम्स लॉ से क्या यूज करके हम आइसोटोप्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा चीज कि अगर एक गैस का मोलर मास पता हो तो दूसरा का मोलर मास पता नहीं हो, और रेट ऑफ डिफ्यूजन से हम कंपेयर करके हम मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन मोलर मास ऑफ अननोन गैस। अगर कोई गैस है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके हम मोलर मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम मोलर मास ऑफ अननोन गैस एंड डेंसिटी ऑफ अननोन गैस, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि हम को यह डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना गैस को कितना समय में हम इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यानी कि वी कैन डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड for the diffusion of gas। इस सारी चीज ये यूजेज हो गए। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना है, फिर इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। क्लियर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।